Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Toppers Top. So guys, in this video we will discuss the प्रैक्टिस सेट्स ऑफ वेरियस बुक्स। ठीक है, तो हम बहुत सारी जो बुक्स हैं उनको अब लेके आएंगे जो प्रैक्टिस बुक है, और उनके सभी प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको बुक्स मिल नहीं पा रही थी। अभी भी डाउट है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट करें, तो प्रॉपर हम जो है वो प्रैक्टिस सेट आज से शुरू करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली बुक से। ठीक है, तो जैसे ही इंग्लिश के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है वो 50-50 का मैं नंबर रखूँगी इसके अंदर। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे थे कि कुछ प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या कर रखा है कि APFC के ही कंपेरिजन के साथ मिडिवल इंडिया के क्वेश्चन डाल रखे थे, तो वो क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ से डिडक्ट कर दिए हैं क्योंकि वो आपके काम के नहीं थे। तो स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है उनसे हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश से रिलेटेड है। यहाँ पे बेसिकली आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनमें आपको सिनोनिम्स बताने हैं जो भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है कि द डिफेंडेंट वॉज ग्रेटफुल फॉर द जज क्लेमेंसी। आपको बताने की क्लेमेंसी जो होता है उसका सिनोनिम यहाँ पे क्या है। तो ए आ जाता है पेशेंस, बी इज मर्सी, सी इज रिलैक्स एटीट्यूड एंड डी इज पोलाइटनेस। तो यहाँ पे गाइस एक चीज़ ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे, इंग्लिश की मैं स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, तो पहले आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को भी पढ़ लेंगे, उसी से आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई क्या इसका आंसर हो सकता है अगर आप थोड़े से कन्फ्यूज है। जैसे इसी वाले क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको क्लेमेंसी का सिनोनिम पता भी नहीं था तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि डिफेंडेंट जो है वो ग्रेटफुल है जज से। ठीक है, तो अगर ग्रेटफुल कोई भी डिफेंडेंट क्यों होगा, जब उसके ऊपर दया कर दी जाएगी, तो क्लेमेंसी का यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा, मर्सी हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर दया कर दी गई। सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एबओरिजिनल इनहेबिटेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया इज कंसिडरेबल। ए इज प्रिमिटिव, बी इज एंशिएंट, सी इज एन ओरिजिनल एंड डी इज इरेशनल। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो एब ओरिजिनल होता है इसका सिनोनिम होता है प्रिमिटिव, मतलब कि जो पुराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्पेक्टर वाज अ विजिलेंट यंग मैन। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात की गई है, विजिलेंट की बात की गई है। तो एक जो यंग पर्सन होता है उसके अंदर क्या चीज़ होती है, इस तरीके से आप इसको रिलेट करेंगे। तो ए है यहाँ पे स्मार्ट, बी इज वॉचफुल, सी इज एम्बिशियस एंड डी इज इंटेलिजेंट। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे देखिए इंस्पेक्टर जो होता है उसका काम क्या होता है कि किसी चीज़ को परखना, देखना। तो यहाँ पे विजिलेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, वॉचफुल। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे आपको एंटोनिम्स बताने हैं, जिसमें कि फर्स्ट है ही इज वेरी टिमिड पर्सन। टिमिड का आपको मतलब बताना है, एंटोनिम बताना है। ए इज डैशिंग, बी इज आउटगोइंग, सी इज बोल्ड एंड डी इज चियरस। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है वो है बोल्ड। टिमिड का मतलब होता है थोड़ा जो शाई टाइप का पर्सन होता है, सबमिसिव टाइप पर्सन होता है, तो उसका एंटोनिम मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज द ट्रीटी वॉज रेटिफाइड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। रेटिफाइड टर्म जो होता है कितनी बार, मतलब आप ये देखिए कि न्यूज़पेपर में डेली एक बार रेटिफाइड वर्ड आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से जो आप न्यूज़पेपर के वर्ड्स होते हैं उनसे भी अपने एंटोनिम सिनोनिम्स को या फिर वोकैबुलरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए इज सेट असाइड, बी इज अनसेटल्ड, सी इज डिस्ट्रॉयड एंड डी इज एन्यूल्ड। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो रेटिफाइड का क्या मतलब होता है, किसी चीज के ऊपर साइन कर देना, किसी चीज को पारित कर देना। और एन्यूल्ड का क्या मतलब होता है, किसी चीज को खत्म कर देना, मतलब कि एंड कर देना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एन्यूल्ड। नेक्स्ट आता है मैनी पीपल ट्राई टू रजिस्ट रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। तो रजिस्ट का एंटोनिम आपको बताना है। रजिस्ट क्या होता है, किसी चीज का विरोध करना। तो ए इज रिपील, बी इज वेलकम, सी इज एक्सेप्ट एंड डी इज फाइट। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो रजिस्ट करना क्या होता है, किसी चीज़ का विरोध करना, और किसी चीज़ का वेलकम करते हैं, हम स्वागत करते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट या फिर वेलकम कर दिया सोसाइटी में रिफॉर्म्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या है कि सेंटेंस दे रखा है और सेंटेंस के साथ आपको बताना है कि एरर किसके अंदर है, मतलब कि कौन सा वर्ड ऐसा है जिसके अंदर एरर है या फिर नहीं है, ये बताना है। तो 7th जो क्वेश्चन है यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि द पुअर मैन। ठीक है, पुअर मैन के आगे जो है वो एक वर्ड दे दिया जिसको कि ऑप्शन ए बना के यहाँ पे रखा गया है। ए पॉइजन हिम, बी जो है एंड हिज ओन चिल्ड्रन, सी जो है उसमें नो एरर दे रखा है यहाँ पे स्पेसिफिकली। डी आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों नहीं मेंशन कर रखा है यहाँ पे, तो डी सिर्फ स्पेसिफिकली उन्होंने दे रखा है, और ऑप्शन जो है इन्होंने 3 दे रखे हैं इस बुक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि 7th वाले क्वेश्चन के अंदर कौन से वर्ड के अंदर या कौन सी जो मतलब एक फ्रेज है उसके अंदर मिस्टेक है। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन हो गया। तो यहाँ पे जो पुअर मैन है पॉइजन हिम, ये वाला जो ए ऑप्शन है सही है, बट वहीं पे एंड हिज ओन चिल्ड्रन जो है इसके अंदर एरर है। एरर आप मुझे बताइए कि क्या है, अगर प्रॉब्लम होगी तो आगे मैं इंग्लिश की क्लासेस में आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे जो है एंड हिज ओल्ड चिल्ड्रन जो है ये एरर का हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपसे अगेन एरर पूछा गया कि यू विल कम ए टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो एंड बी इजंट इट। तो आपसे पूछे गए हैं कि ये दो चीज़ें दे दी स्टेटमेंट यू विल कम के आगे, क्या इनमें से कोई चीज़ गलत है? तो आपको एक बार इसे अटैम्प्ट करना है, इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सी जो है नो एरर, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो एक वर्ड है उस मतलब कि आपको सब्सटीट्यूशन बताना है इसके लिए, कि एक फ्रेज जो आपको दे रखा है उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है कि एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। तो डाइवोर्स के बाद जो है एक हस्बैंड जो अपनी वाइफ को पैसे का अमाउंट देता है वो आपसे पूछा गया है कि उसको क्या कहते हैं। ए इज़ एलिमनी, बी इज़ पैरिसमनी, सी इज़ मैट्रिमनी एंड डी इज़ होरेडियम। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो एलिमनी जो है वो बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये न्यूज़पेपर्स में भी आता है, क्योंकि आप देखिए जितने भी वर्ड्स हम इस तरीके से देख रहे हैं वो न्यूज़पेपर से ही लिए गए हैं। तो एलिमनी जो हो गया वो एक ऐसा अमाउंट होता है या अलाउंस होता है जो कि एक हस्बैंड वाइफ को देता है। नेक्स्ट आता है डेट विच वाइल्ड एंड नोइजी डिसऑर्डर। ए इज़ पेंडोमियम, बी इज़ स्टिर, सी इज़ एजिटेशन एंड डी इज़ रेवोल्यूशन। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो पेंडोमियम जो होता है वो एक वाइल्ड और नॉइजी डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे किसी डिसऑर्डर को जब हम बताते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे पेंडोमियम। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से क्वेश्चन टैग आपसे पूछे जाएंगे। आई थिंक मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है वो पहले डाला भी हुआ था इसी वाले सेट से, तो फिर भी जो है जिन स्टूडेंट्स क्योंकि अब बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन है। तो 12 का है डू एज आई से डैश। ठीक है, तो आपको डैश में बताना है कि क्या क्वेश्चन टैग हो सकता है। ए इज़ डिडंट यू, बी इज़ वॉन्ट यू, सी इज़ नीड नॉट यू एंड डी इज़ शुड नॉट यू। तो एक बार शैल नॉट यू। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वॉन्ट यू, डू एज आई से वॉन्ट यू कि मतलब तुम नहीं करोगे, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 13th है नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग्स, डैश आ गया आपके सामने। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन टैग बताना है। ए इज कैन यू, बी इज वॉन्ट यू, सी इज कांट यू एंड डी इज विल यू। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कांट यू, नाउ यू कैन मेक क्वेश्चन टैग्स, कांट यू ये जो हो गया आपका सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर जिसमें आपको बेसिकली ब्लैंक स्पेसेस के अंदर फ्रेजल वर्ब को फिल करना है जो भी ऑप्शन में आपको दे रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज ही डज नॉट डैश फॉलो। ठीक है, तो फॉलो के आगे क्या फ्रेजल वर्ब होगा ये आपको बताना है। एनी फिक्स्ड प्रिंसिपल, ए इज गो थ्रू, सेकंड जो है वो गो अबाउट, सी इज गो विद एंड डी इज गो अपॉन। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो मतलब ही डज नॉट गो विद, सी ऑप्शन जो है आपका एनी फिक्स प्रिंसिपल, गो विद का जो आंसर होगा मतलब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दे रखे है वो फॉलो की सेंस में होना चाहिए। तो ये आपको एक हिंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो ही डज नॉट गो विद एनी फिक्स प्रिंसिपल जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है द पीजेंट्स रेबिलियन वॉज कूल दैम, जो है इसका मतलब कि एक सेंस होना चाहिए जो भी आप यहाँ पे फ्रेजल वर्ब जो है वो लिखेंगे विद अ हाई हैंड बाय द एम्परर। तो ए है पुट ऑफ, बी इज पुट अवे, सी इज पुट बैक एंड डी इज पुट डाउन। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो कूल दैम की बात आ रही है ना, तो इसका डी ऑप्शन जो है पुट डाउन जो हो जाएगा। तो द पीजन रेबिलियन जो है उसको पुट डाउन कर दिया, मतलब कूल डाउन कर दिया बाय हाई हैंड बाय द एम्परर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बताना है कि ब्लैंक स्पेसिस जो है सेंटेंसेस के अंदर उसके अंदर आपको प्रीपोजिशन जो है वो बताने की कौन सी हो सकती है। फर्स्ट है यहाँ पे ही लेड हर विद द अटमोस्ट कोर्टसी डैश द असेंबल्ड गेस्ट। तो आपको ये डैश के यहाँ पे बताना है कि क्या हो सकता है। तो ऑप्शंस में आपके सामने है ए बाय, बी इज इनटू, सी इज थ्रू एंड डी इज अमंग। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ही लेड हर विद द एटमोस्ट कर्टसी, बी क्या होगा इनटू द असेंबल्ड गेस्ट। सी है ही वॉज कन्विक्टेड डैश मैन स्लोदर। तो यहाँ पे एक डैश को बताना है आपको क्या है। 17 का जो है ए ऑप्शन ऑफ, बी है फ्रॉम, सी इज फॉर एंड डी इज टू। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ जो होगा वो इसका ऑप्शन होगा मैनस्लॉटर का, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो है वो डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आपको बेसिकली अगेन जो है बताना है कि जो सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या हो सकता है इस चीज़ का। तो 18th क्वेश्चन है आपके सामने कि दिस इंसिडेंट कॉल्स फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन बट द अथॉरिटी सीम्स टू बी ड्रैगिंग इट्स फीट। तो आपको इसका बताना है कि सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। यहाँ पे ए है टेडी और रिलक्टेंट टू एक्ट, बी है issuing a show cause notice, C है deliberating stern action and D is contemplating a trial। ठीक है, तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए ऑप्शन जो यहाँ पे है इसका कि द इंसिडेंट कॉल्स फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन बट द अथॉरिटी सीम्स टू बी ड्रैगिंग इट्स फीट, मतलब कि कोई जो है वो अपनी मर्जी से एक्ट नहीं कर रहा है, रिलक्टेंट है एक्ट करने के लिए, तो ये इसका सब्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि द सिचुएशन इन हाइती वॉज गेटिंग होटर बाय द मिनट। तो ये जो गेटिंग होटर बाय द मिनट है इसका आपको सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस, बी इज इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, सी इज इम्प्रूविंग रैपिडली एंड डी इज डिटोरेटिंग रैपिडली। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है डिटोरेटिंग रैपिडली जो है वो गेटिंग होटर बाय द मिनट, मतलब होता है ना कि जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो गर्म होती जा रही है, मतलब चीज़ खराब होती जा रही है। नेक्स्ट इज आफ्टर हर फेलियर शी स्टार्टेड रिफ्यूजिंग टू बी लेड बाय द नोज। तो ये जो लेड बाय द नोज है इसका सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है या इसका मीनिंग बताना है। बी लेड बाय फिजिकल डिजायर, बी फॉलो सबमिसिवली, सी फॉलो व्हाट अदर्स सजेस्ट एंड डी इज बी अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब उसका फेलियर हो गया तो वो सबमिसिवली फॉलो करने लगे, मतलब थोड़ा सबमिसिव हो गई, तो ये इसका सेकंड हो जाएगा, टू लेड बाय द नोज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश के हमारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो वोट्स ऑन अकाउंट होता है वो परमिट क्या करता है, पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया आपका, यूनियन गवर्नमेंट को क्या परमिट करता है। ए गो फॉर द पब्लिक लोन, B is borrow money from the RBI, C give grants in aid to states and D is withdraw money from the consolidated funds of India for specific period। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो बेसिकली क्या होता है कि वोट ऑन अकाउंट जो होता है वो यूनियन गवर्नमेंट को ये परमिट करता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द मनी बिल। तो मनी बिल से रिलेटेड पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि a मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज नॉट रिटर्न टू इट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 weeks ऑफ इट्स ट्रांसमिशन टू द राज्यसभा, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन passed by both the houses. Second statement is its rejection in the Rajya Sabha means the defeat of the government. Third statement is to be introduced in parliament it requires the recommendation of the president and fourth statement is it has to be introduced in the Lok Sabha। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट आपने देख लिया। अब ऑप्शंस देख लीजिए। ए है 3 and 4, बी इज 1 3 4, सी इज 2 3 4 एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है 1 3 4 1 और 3 और 4 जो है ये तीनों स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे क्या है कि मनी बिल अगर रिजेक्ट हो भी जाता है राज्यसभा के अंदर तो डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं मानी जाती, क्योंकि मनी बिल क्या हो रही है, प्रेसिडेंट के एसेंट से आ रही है, ये बेसिकली लोकसभा का वर्क है, तो राज्यसभा का इसके अंदर एज सच रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर डायलॉग बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ। आपसे पूछा गया कि डायलॉग जो होता है वो लोकसभा के बीच में अगर हो जाता है और राज्यसभा के बीच में तो जॉइंट सिटिंग जो है वो किस कंडीशन में हो सकती है। ए जो है यहाँ पे ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में, बी इस मनी बिल के अंदर, थर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर। तो ये तीनों आपने देख लिया। अब आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ए इज ओनली 1, बी इज 2 and 3, सी 1 3 एंड डी इज 1 2 3। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ओनली 1 आपने अपने जब पॉलिटी पढ़ी होगी उसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 या 12 है, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी जॉइंट सिटिंग का और मनी बिल के रिगार्ड में कोई भी जॉइंट सिटिंग का नहीं प्रोविजन है जो कि हो सके राज्यसभा और लोकसभा के बीच में। तो सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के बीच में एक जॉइंट सिटिंग हो सकती है। तो ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो ए इज टू अबाइड बाय द Constitution of India and respect the national flag and national anthem. B to safeguard public polity. C to protect the sovereignty, unity and integrity of India and D is to render compulsory military service। ठीक है, तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन आपके ऊपर तो नहीं होता ना कि आपको मिलिट्री सर्विस देनी देनी है, वो आपका मन है कि आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर इंक्लूडेड। तो आपसे पूछा गया कि राइट टू रिलीजन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। फर्स्ट है यहाँ पे राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, सेकंड इज राइट the Sikhs to wear and carry kirpan, C is third statement is right of the state to legislate for social reforms, and fourth is right of religious bodies to secure conversion of people to their own faith। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट आपने देख ली, ऑप्शन है आपके सामने, ए है 1 2 3, बी इज 2 3 4, सी 3 and 4, डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो 1 2 3 स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा होता है कि कोई भी जो रिलीजियस बॉडी है वो किसी भी पर्सन को जाके फोर्स नहीं कर सकती कि वो अपना धर्म जो है वो बदल के उनके धर्म में आ जाए। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है यहाँ पे, बाकी 1 2 3 स्टेटमेंट तीनों सही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक द केस ऑफ डिग्निटी एंड इक्वल राइट्स फॉर वीमेन, हाउ डू डेमोक्रेट्स हेल्प। तो आपसे पूछा गया है कि अगर हम किसी फीमेल की डिग्निटी और इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो डेमोक्रेट्स जो होते हैं, जो डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट होती है, वो किस तरीके से हेल्प कर सकती है। ए इज वीमेन इन डेमोक्रेसीज हैव इक्वल डिग्री ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, बी इज वीमेन इन डेमोक्रेसीज हैव गारंटीड राइट्स एंड वी ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, सी इज वीमेन इन डेमोक्रेसीज आर नॉट सब्जेक्टेड टू सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, एंड डी इज इन डेमोक्रेसीज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज एक्सेप्टेड एज लीगल नॉर्म विच मेक्स इट ईजियर टू गारंटी देयर फ्रीडम एंड डिग्निटी। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट आपने देख ली, अभी से अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसमें बेसिकली डेमोक्रेट्स कैसे हेल्प करती है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी दे रखी है उसको एक लीगल नॉर्म की तरह लेकर सकता है। मतलब कि जब आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता तो आप कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, ये गारंटी देता है किसी भी फीमेल को फ्रीडम एंड डिग्निटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन इज नॉट ट्रीटेड एट पार सो फार एज द अवेलेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसमें जो फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि किस तरीके से हम सोशल एस्पेक्ट्स जो है उनको इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो ये जो होते हैं एक तरीके के आपसे क्वेश्चन एग्जाम्पल इसी तरीके से दिए जाते हैं जो सैम्पल क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आप अपने कंटेंट को पढ़ें और फिर उस पेपर को अटेम्प्ट करें। ठीक है, एक चीज़ जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मुझसे कि मैम आप भी एग्ज़ाम दे रही हैं क्या ईपीएफओ का। हाँ, मेरा कुछ प्लान था ईपीएफओ का एग्ज़ाम देने का, बट वो प्लान जो है वो कैंसिल हो गया है ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न जो अभी मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ। बस आप इतना समझ लीजिए कि बेसिक क्या है कि कुछ चीज़ों के बीच में जब चूज़ करना होता है तो मैंने ईपीएफओ को चूज़ नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन जो है अगर सबके लिए आई थिंक आंसर हो गया होगा, तो उसको आंसर को मैं बाद में रिवील करूँगी कि मैं क्यों नहीं दे रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 is here, which among of the following category of person is not treated at par so far as the availability of fundamental right is concerned? A is member of the armed forces, B is member of the forces charged with the responsibility and maintenance of public order, C is member of the forces employed in connection with the communication system set up in the country, and D is member of the forces employed in connection with the communication system set up for maintenance of public order। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने, एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है यहाँ पे बेसिकली एक मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज जो होते हैं उनको एक इक्वल फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं ड्यू टू देयर ड्यूटी बाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा डज नॉट बिकम डिसक्वालिफाइड टू कंटिन्यू एज अ मेंबर ऑफ द हाउस इफ द मेंबर ए इज वॉलंटरी गिव अप हिज हर मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम विच शी वॉज इलेक्टेड, सेकेंड इज एक्सपेल्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम विच शी हैज बीन इलेक्टेड टू द हाउस, सी joins a political party after being elected as an independent candidate, and D is abstain from voting contrary to the direction by his her political party। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये दो सेंस से इंपॉर्टेंट है, एक तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है यूपीएससी के ही, और दूसरा क्या है कि ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, जैसा अभी हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है देश के अंदर, ये करंट अफेयर के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इस वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे और पहले इसे अटैम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। तो कोई भी मेंबर ऑफ लोकसभा जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है एज अ मेंबर ऑफ हाउस अगर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू जो है वो एक्सपेल कर दिया जाता है अगर उसको वो हाउस से इलेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल हैव द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड सेकेंड इज द स्पीकर हैज टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द ऑफिस हिमसेल्फ थ्रू आउट हिज टर्म एंड कैन नॉट डेलीगेट हिज फंक्शन टू द डिप्टी स्पीकर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फ्रॉम द स्टेशन और ड्यूरिंग हिज इलनेस। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट चैप्टर है। पार्लियामेंट चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी के साथ। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सामने, ऑप्शन इज ए ओनली वन, बी इज ओनली टू, सी इज बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नो 2। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है, दोनों सही नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट है ही शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज ही शी नीड्स नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ हिज हाउस एट द टाइम ऑफ हिज हर इलेक्शन बट हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर इलेक्शन। एंड थर्ड इज ही शी intends to resign, the letter of his or resignation has to be addressed to the deputy speaker। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके सामने, ऑप्शन इज ए 1 and 2, बी इज ओनली 3, सी 1 to 3 एंड डी इज नन। तो एक बार इसे एक्सेप्ट अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट जो थर्ड स्टेटमेंट कि इफ ही शी इंटेंस टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज रेजिग्नेशन हैज़ टू बी एड्रेस टू द डिप्टी स्पीकर, ये वाली जो स्टेटमेंट है सही है, बाकी ये जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टोटल इलेक्टिव मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द स्टेट। सेकेंड स्टेटमेंट इज द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिफ्टेड द फ्रीज ऑन द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। ओनली 1, बी इज ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नो 2। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन जो है आपका कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है। ए इज द राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बी इज द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। सी इज पनिशमेंट्स कैन बी प्रिस्क्राइब बाय अ स्टेट legislation for offences under the part 3 of the Constitution of India, and D is the fundamental rights can be abrogated by law made by the parliament with regard to members of the forces charged with the maintenance of public order। ठीक है, तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो है ये वाली स्टेटमेंट जो है ये गलत है कि इसमें कहा गया है कि जो राइट कन्फर्ड होते हैं आर्टिकल 32 के अंदर वो जो है वो सस्पेंड नहीं हो सकते एक्सेप्ट बाय द वर्च्यू ऑफ 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट। तो आपसे पूछा गया है कि क्यों किया जाता है सुपीरियर कोर्ट के थ्रू रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ए टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स jurisdiction or acting contrary to the rules of natural justice. Second is to an inferior court or body exercising judicial or quasi-judicial functions to transfer the record to proceeding in a case for its review. C is where it can call upon a person to show under what authority he/she is holding the office. And last is to an authority to produce an illegally detained person before the court for trial। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो आपका सही है। बेसिकली रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो किया जाता है ताकि जो एक इन्फीरियर कोर्ट है या फिर जो एक ट्रिब्यूनल है वो अपने जुरिस्डिक्शन में रह के काम करे, उसको ज़्यादा एक्सीड ना करे, तो सुपीरियर कोर्ट जो है वो इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज गारंटीड अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए स्टेटमेंट इज द राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज एलियंस। सेकेंड is it covers protection against the arbitrary executive and legislative action. Third is it includes a right to live with human dignity. And fourth statement is it can be taken away from the according the procedure established by law। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट आपने देख ली। ऑप्शन है ए 1 2 3, बी इज 2 3 4, सी 1 2 3 4 एंड डी इज 1 and 4। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है 1 2 3 4 तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही हो जाती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21, ठीक है। अब जो है सीधा 42 क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि बीच में मिडिवल इंडिया के क्वेश्चन दे रखे थे जो कि आपके लिए नहीं है। तो आर्टिकल 42 जो है वो बेसिकली आपसे पूछता है, ये आपका आ गया बेसिकली जो EPFO का सिलेबस है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज़ नॉट बीन इनेक्टेड टू रेगुलेट द वेजेस। ए इज द फैक्ट्री एक्ट, बी इज द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, सी द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 एंड डी इज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है, जो फैक्ट्रीज एक्ट होते हैं वो बेसिकली इनेक्ट नहीं की जाती ताकि वेजेस को रेगुलेट किया जा सके। इन तीनों के अंदर वेजेस को रेगुलेट करने के लिए प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रामुरल एक्टिविटी। ए इज ग्रेचुइटी, बी इज हाउसिंग एकोमोडेशन, सी इज फेयर प्राइस शॉप एंड डी इज वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ वर्कर। ये मैंने आपको वेलफेयर थ्योरीज के अंदर पढ़ाया था, आपको याद होगा, तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो बी ऑप्शन जो है हाउसिंग एकोमोडेशन जो होता है वो इंट्राम्यूरल एक्टिविटी के अंदर इंट्राम्यूरल एक्टिविटी के अंदर होता है, ये तीनों जो है वो नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच ऑफ द फॉलोइंग विद देयर करेक्ट कन्वेंशन नंबर। तो आपसे ये तीनों दे रखे और उससे आपसे पूछा गया है कि कौन से कन्वेंशन नंबर के अंदर ये आती है। ए इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 1981, बी इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सर्विसेज कन्वेंशन 1985, सी इज प्रोमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड कन्वेंशन। और ये लिस्ट जो है जिसमें 161, 155 और 187 दे रखा है। चारों ऑप्शन आपके सामने, वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, देन इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 1981 है वो किसके अंदर आती है, आपकी 155 कन्वेंशन के अंदर आती है, तो ये यहाँ पे ए हो गया। नेक्स्ट जो है बी, डेट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ कन्वेंशन सर्विसेज कन्वेंशन जो है 1985 की, वो किसके अंदर आती है, आपकी ए 161 कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन के अंदर आती है। और वहीं पे सी जो है प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 2006 जो है वो आपके कन्वेंशन नंबर 187 के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंटेनेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी राइट्स कन्वेंशन 1982, मतलब कि नंबर 157 जो है प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन सोशल सिक्योरिटी राइट्स एंड बेनिफिट फॉर डैश। तो आपसे डैश पूछा गया कि किसके राइट्स एंड बेनिफिट्स के लिए ये है। हु फेस द प्रॉब्लम ऑफ लूजिंग एंटाइटलमेंट्स टू द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स विच दे एंजॉय इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो ए है वॉलंटरी रिटायर्ड वर्कर्स के लिए, बी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, सी अनएम्प्लॉयड वर्कर्स के लिए और डी इज रिटायर्ड वर्कर्स के लिए। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके लिए बेसिकली ए कन्वेंशन 157 की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 विट इज द मिनिमम एज टू वर्क इन अ फैक्ट्री। ए इज 14, बी इज 13, सी इज 12 एंड डी इज 15। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे 15th जो है वो एज रखी गई है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर मिनिमम एज वर्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी अ करेक्ट कंसेप्ट ऑफ वेजेस। ए इज वेज इज अ रिवॉर्ड, बी इज वेज इज अ कंपनसेशन, सी इज वेज इज अ प्राइस ऑफ लेबर एंड डी इज वेज इज अ इंसेंटिव टू वर्क मोर। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे वेजेस का जो कंसेप्ट होता है वो बेसिकली होता है किसी लेबर का प्राइस की क्या कीमत है उसके काम करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट 1970 डिफाइंस द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो आपसे पूछा गया कि कौन से इसके थ्रू जो है मतलब कि रेगुलेशन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को डिफाइन किया गया है। ए इज 2A, सेकेंड इज 2B, 2C एंड 2D। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन, बी। तो 2B जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हमने टोटल 50 क्वेश्चंस में बस जो अननेसेसरी क्वेश्चंस थे उनको डिडक्ट करके हमने किया है। तो विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द करंट अकाउंट। 1 इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, सेकेंड इज फॉरेन एसेट्स, 3 इज बैलेंस ऑफ इनविजिबल, 4 इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट। तो चारों आपके सामने है। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ए इज ओनली 1, बी इज 2 and 3, सी 1 and 3, डी 1 to 4। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन जो है आपका 1 and 3 जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड और उसी के साथ जो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स होते हैं वो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर या फिर करंट अकाउंट के अंदर मेंशन किए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आप मुझे स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वाला जो तरीका है कि हम 50 के अराउंड क्वेश्चंस को कर रहे हैं वो कैसा लगा वो ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।